बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का आपको जो सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स वाला, हम उसके शार्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो शार्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है उसमें कहता है कि डिफाइन थ्री टर्म, तीन डिफरेंट टर्म्स उसने बताई हैं। उसमें कह रहा है कि इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द यूनिट वेक्टर, देन इट इज़ पोजीशन वेक्टर एंड देन थर्ड वन इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर में जो वर्ड यूनिट आ रहा है, यूनिट बेसिकली वन को शो करता है। जैसे हम डिफरेंट बुक्स के अंदर आपका चैप्टर होता है, उसको लिखा जाता है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। इट मीन्स कि वो एक पूरा स्पेसिफिक एक पूरा हिस्सा है, उसका एक यूनिट है उसका, ठीक है। जैसे वन यूनिटी कहते हैं ना, वन यूनिटी मीन सिंगल। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और उसके साथ इसकी कोई इस तरह डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि हम यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट और इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ सम अदर वेक्टर्स, ठीक है। जनरली हम जो वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल इज रिप्रेजेंटेड। इसको दो टाइप चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ इसमें एक ए हैट लिखा जाता है। दिस ए हैट इज रिप्रेजेंटेड और इज नॉन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ से अगर हम यूनिट वेक्टर का रिलेशन निकालना चाहें तो क्या आएगा? ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। इट मीन्स कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस काम के लिए आप क्या करेंगे कि जो सिंपली वेक्टर है, आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें, तो सिंपली वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज पोजिशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है कि हमारे पास कोई भी एक एक्स वाई प्लेन है, लेट्स सपोज इसके अंदर कोई एक पी पॉइंट है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। अगर इस पी पॉइंट को हम ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करें, इस पी पॉइंट की लोकेशन हमें डिस्क्राइब करनी है इस एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ये पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, हमने इसकी पोजीशन बतानी है। उस काम के लिए क्या कहते हैं कि हम इस पी पॉइंट को ऑरिजिन के साथ जब ज्वाइन कर देते हैं, इसके एक एंड पे हम लोग अगर एरो लगा दें तो ये हमारे पास एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। ये वेक्टर जो इस पी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है इन दिस एक्स वाई प्लेन, दैट वेक्टर इज नॉन एज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर हमारे पास 2 डायमेंशनल सरफेस के अंदर भी हो सकता है, प्लेन के अंदर होता है, या 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर भी हो सकता है। अगर आप 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं, देन इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स। पोजीशन वेक्टर को जनरली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू सिंपली एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। कीप इन माइंड कि यहाँ पे आई और जे जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये बेसिकली हम इन ये एक्स और वाई जो इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन बता रहा है कि जो एक्स हमारे पास इसका कोफिशिएंट आ रहा है ये किस डायरेक्शन के अंदर कितने यूनिट्स है, और वाई भी बारे में ये बता रहा है कि ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग हमने इतने यूनिट्स मूव करना है, तो इकट्ठा होकर हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर के पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास है जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करते हैं। जब हम 3 डायमेंशनल सरफेस की या स्पेस की बात करेंगे, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर का हम क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। बिकॉज स्पेस जो होती है हमारे पास वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसके अंदर 3 एक्सिस हमारे पास होते हैं, एंड ऑल द 3 एक्सिस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको समझाना चाहूँ तो ये तीनों मार्कर अगर इनको मैं इस तरह अलाइन कर लूँ कि ये तीनों मार्कर हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहे हो, ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री के ऊपर है, ये दोनों भी 90 डिग्री के ऊपर है, और ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। इस तरह की जो हमारे पास शेप होती है, इस शेप को हम लोग स्पेस का नाम देते हैं। अगर आप जनरली विजुलाइज करना चाहें तो आप जिस भी रूम के अंदर कहीं बैठे हुए हैं, आप उस रूम के कॉर्नर को ऑब्जर्व करें अंदर से, तो आपको 3 लाइंस नजर आएंगी, एक डाउनवर्ड, एक लाइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड, ठीक है। वो जो तीनों साइड्स होती हैं वो तीनों लाइंस मिलके एक स्पेस ड्रा कर रही होती हैं। जिस पॉइंट में वो तीनों लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही होती हैं, उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन का नाम देते हैं। अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इसी 2 डायमेंशन के साथ तीसरा एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रा कर देंगे, विच इज़ नॉन एज जी एक्सिस। जब हम इसको z एक्सिस करके स्पेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो पी पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स फिर 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डेट इज x, y एंड z। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है डेट इज अलोंग x एक्सिस,
जिसके साथ आई यूनिट वेक्टर लिखा गया। जो सेकंड कोऑर्डिनेटर दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, जिसके साथ हम जे यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो तीसरा कोऑर्डिनेटर दैट इज जी, दिस इज अलोंग जी एक्सिस, और इसके साथ हम लोग के यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स के अंदर ये बात आपने माइंड में रखनी है, जहाँ भी आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल किए गए होंगे वहाँ पे क्लियरली उसको देख के हम वेक्टर को देख के हम बता सकते हैं कि वेक्टर 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर ड्रा किया गया या 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ड्रा किया गया। फिर हम वहाँ से ये भी बता सकते हैं कि इसका एक्स कोफिशिएंट कितने यूनिट्स मूव करना है और वाई कोफिशिएंट या वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने कितने यूनिट्स मूव करना है, तो दोनों लाइनों को ज्वाइन करके हम उस वेक्टर की पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में जब आपने पढ़ा होगा कि हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जब हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर या आर पोजीशन वेक्टर है, हम क्या कहते हैं कि हम इसको कंपोनेंट्स में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम इट्स हेड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, जिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इस वेक्टर की टेल ज्वाइन हो रही होती है। ठीक है, इसकी टेल चूंकि इस एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन हो रही है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक वेक्टर का आ जाता है आर एक्स और एक आ जाता है आर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर एक्स कंपोनेंट वेक्टर के बन गया और एक आर वाई कंपोनेंट बन गया। यहाँ पे जो आर एक्स और आर वाई हैं, दीज आर बेसिकली नॉन एज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, और इन कंपोनेंट्स को हम लोग नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दीज आर नॉन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ राइट एंगल ड्रा कर रहे होते हैं। एक चीज़। दूसरा, अगर हम इसको फिजिकली बताना चाहें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस इसकी ये होती है कि जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, वो बेसिकली हमें उस डायरेक्शन के अंदर उस वेक्टर की एक इफेक्टिव वैल्यू बता रहा होता है कि अगर टोटल वेक्टर हमारे पास इतने मैग्नीट्यूड का है, उसके अंदर इतने न्यूटन्स फोर्स लग रही है, तो इतनी फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही होगी और इतनी फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रही होगी। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्स और वाई की फोर्सेस को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, जो हमें बजाय दो फोर्सेस अलग से अप्लाई करने के बजाय जब हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें वो तमाम वर्क प्रोड्यूस करके देगी जो ये वाली दोनों फोर्सेस सेपरेटली प्रोड्यूस कर रही थी। Students, our second short question is this: the vector sum of 3 vectors gives a 0 resultant. कहता है कि 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, हम उन तीनों वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका आंसर 0 आता है, एक नल वेक्टर आता है। What can be the orientation of the vectors? कि हमारे पास जो तीनों वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को हम किस तरह अरेंज करेंगे कि उनका जो रिजल्टेंट में मिले वो एक 0 रिजल्टेंट मिले। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो वेक्टर्स सम की बात कर रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड करने हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं, जिस रूल को नाम दिया जाता है हेड टू टेल रूल। वेक्टर सम 0 प्रोड्यूस करने के लिए पहले आपको हेड टू टेल रूल के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली इसके अंदर हम वेक्टर्स को किस तरह अरेंज करते हैं। हेड टू टेल रूल के अंदर सबसे पहले आपने वेक्टर्स ड्रा कर लेने होते हैं, देन यू हैव टू अरेंज द वेक्टर्स। इस तरह अरेंज करने होते हैं कि हर नेक्स्ट वेक्टर की टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो रही हो। ठीक है, जब हम सारे वेक्टर्स को 1 बाई 1 अरेंज कर लेते हैं, देन एट द एंड आपने वहाँ पे रिजल्टेंट ड्रा करना होता है। रिजल्टेंट किस तरह ड्रा होता है कि आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और जहाँ पे लास्ट वेक्टर का हेड होता है वहीं पे आप रिजल्टेंट वेक्टर का हेड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हमारे पास एक फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया जाता है, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब उसने कहा है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, उन 3 वेक्टर्स को हमने इस तरह अरेंज किया है कि उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 आता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 आने का मतलब है ये उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब अरेंजमेंट के दौरान पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन हो जाएं। जब भी फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे ड्यूरिंग द अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स, देन देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग द रिजल्टेंट ऑफ दोज 3 वेक्टर्स। ठीक है, तो जब 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स को हम अरेंज करते हैं, तो अरेंजमेंट के दौरान जब 3 वेक्टर्स ड्रा करेंगे तो द शेप विल बी सिंपली अ ट्राइंगल। ठीक है, एक हमारे पास पहला वेक्टर लेट्स सपोज ए का देते हैं उसको, दूसरा वेक्टर इसको हम लोग बी का नाम देते हैं, तीसरा वेक्टर इसको हम सी का नाम देते हैं।
Whenever three vectors are joined and they forms a triangle like shape, or whenever they form a closed shape, at that time the resultant of those vectors will be equals to 0. अब क्लोज शेप बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही वेक्टर्स ऐड किए जाएं, 3 से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। 3 वेक्टर्स का एडिशन का हम सम करें, क्लोज शेप बन जाए रिजल्टेंट 0। 4 वेक्टर्स को हम ऐड अप करते हैं, एक स्क्वायर लाइक शेप बन जाती है, ये रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है। क्लोज शेप अगर बनती जाएगी तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 2 जितने भी वेक्टर्स आप अरेंज करें और अगर अरेंजमेंट के दौरान उनकी एक क्लोज शेप बन जाती है तो उसके दौरान हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कहा पूछा था कि 3 वेक्टर्स को हम किस तरह अरेंज करें कि उनका रिजल्टेंट 0 बने। तो इसका सिंपली आंसर है कि जब हम उसको इस तरह अरेंज करते हैं कि दे फॉर्म अ ट्राइंगल, एट दैट टाइम द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें वो पूछ रहा है कि एक वेक्टर ए है हमारे पास जो किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस इज वाई प्राइम। कोई भी एक वेक्टर जो इस एक्स वाई प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, इन 4 इसके पोर्शन बने, इसको हम लोग क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्सिस के बारे में आपको पता है कि इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स वेरी करता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई वेरी करता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। लेक्चर्स क्वेश्चन को आगे थोड़ा देख के जाने से पहले हम इन क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट जो पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स के साइन चेक कर लेते हैं किस तरह होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लोग एक्स और वाई दोनों साइन उसका पॉइंट्स लिखते हैं कोई पॉइंट, तो उसके जो 2 कंपोनेंट्स होंगे दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव आ रहा है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और वाई जो है वो पॉजिटिव इंक्लूड हो रहा है। इस केस में हमारे पास एक्स का कंपोनेंट नेगेटिव बन रहा होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव बन रहा होगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट बनेंगे दैट इज माइनस एक्स एंड माइनस वाई, बोथ द कंपोनेंट्स विल बी विद द नेगेटिव साइन। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आ रहा है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव है, दैट इज वाई। इसके अंदर जो कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स कंपोनेंट्स होंगे दोज विल बी एक्स एंड माइनस वाई। अब स्टेटमेंट के अंदर जो उसने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में पूछता है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विल बी नेगेटिव, कि वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर या किस ओरिएंटेशन के ऊपर होगा जब उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव आ रहे होंगे। तो नेगेटिव यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स उसके नेगेटिव आ रहे हैं। सो व्हेनेवर वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी वेक्टर लाई कर रहा होगा उस वक्त उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में उसने पूछ रहा है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ द कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइंस, कि वेक्टर को हम किस तरह अलाइन करेंगे, किस तरह अरेंज करेंगे कि उसके दोनों कंपोनेंट्स के जो साइन आ रहे हैं वो साइन ऑपोजिट हो, मीन एक कंपोनेंट पॉजिटिव और दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा हो। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर देखें तो यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं जिन क्वाड्रेंट्स के अंदर वेक्टर्स के लिए दोनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइन कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज दिस, उसमें स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जिसके एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ नॉट जीरो, मीन उसके 2 डायमेंशन के अंदर लें तो x और y 2 कंपोनेंट्स होंगे, 3 डायमेंशन में लें तो x, y और z 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन कहता हूँ 2 में से या 3 में से उसका एक कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। सो कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो, तो क्या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो सकता है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एक वेक्टर है हम उसको 2 डायमेंशन के अंदर लेते हैं। लेट वी हैव अ वेक्टर a whose magnitudes whose components are xi plus yj।
यहाँ पे हम सपोज ये कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है और y की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास जो वेक्टर बन जाएगा, कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे, वो आ जाएगा x i यूनिट वेक्टर प्लस 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या है? सिंपली हम क्या कहते हैं, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल, सिंपल आपने क्या करना है कि जैसे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है, सम करना है और स्क्वायर रूट कर देना है। 3 स्टेप्स हैं। पहला कंपोनेंट इसका x, उसका स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट 0 उसका स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, जनरल रिलेशन में मैं लिख देता हूँ आपको, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अगर वेक्टर 3 डायमेंशंस के अंदर होगा तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होगा, और अगर 2 डायमेंशन के अंदर आए तो फिर हम z वाली टर्म को छोड़ देंगे, सिंपली इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी उसने कहा था कि एक कंपोनेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है, यहाँ पे y और z को 0 पुट कर दें, x की जगह x रहने दें, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा, दिस मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली इक्वल टू द x कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जब तक एक वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स 0 नहीं होंगे उस वक्त तक उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक एक वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स x, y एंड z तीनों 0 के इक्वल नहीं होंगे, टिल दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन इज, जिसमें वो स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट दैट इज ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, कि क्या एक वेक्टर, हमारे पास कोई वेक्टर है तो क्या वो अपने मैग्नीट्यूड से बड़ा कंपोनेंट उसका हो सकता है या नहीं हो सकता। इस आंसर को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए इसको हम इसके क्या करते हैं कि हम एक मैग्नीट्यूड का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज गिवन बाय a x का स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे a x हमें x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बता रहा है और a y जो है वो हमें y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बता रहा है कि a x और a y, x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग कितने वेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड के फार्मूले में कंपोनेंट्स को देख के हम डिसाइड करते हैं कि वेक्टर 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर ड्रा किया गया है या 3 डायमेंशनल सर्फ स्पेस के अंदर ड्रा किया गया है। 2 कंपोनेंट्स होंगे तो वेक्टर हमारे पास प्लेन के अंदर होगा, 3 कंपोनेंट्स होंगे तो जो वेक्टर होगा हमारे पास वो वेक्टर स्पेस के अंदर ड्रा किया जाएगा। यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास एक वेक्टर a मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसमें ये ax और ay जो हैं ये क्या इस a से बड़े हो सकते हैं? इन दोनों अलग अलग, ax अलग से या ay अलग से इस मैग्नीट्यूड a से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ax और ay दोनों का अगर हम स्क्वायर करके सम करते हैं तो हमारे पास a के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। इट मीन्स कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ax स्क्वायर। अगर हम सपोज कर लें कि ay 0 हो जाता है, इसको हम 0 कर दें तो a स्क्वायर जो होगा वो या तो x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर ay नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ax a से छोटा होगा, इसलिए हम लिखते हैं a इज ग्रेटर देन ax का स्क्वायर। सिमिलरली a स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ay स्क्वायर। अगर ax को थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लें कि वो 0 है, देन a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ay स्क्वायर, और अगर ax 0 की इक्वल ना हो, इन दैट केस a विल बी ग्रेटर देन ay स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है तो ये दोनों सेपरेटली इस a से छोटे होंगे। मीन अदरवाइज राउंड अवे हम कहें तो हम कहेंगे कि a जो होगा वो ax और ay दोनों से बड़ा होगा। यहाँ पे स्क्वायर वगैरह ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू ax, सिमिलरली a इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू ay। हेंस फ्रॉम these calculations we can say that the magnitude of vector can be greater than or equal to the any component of the magnitude, but the component of magnitude cannot be greater than the vector's magnitude. Students, our next short question is question number 6, in which he states asked the question that can the magnitude of a vector have negative value, कि एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या उस मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। एक चीज़ है जो बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ के आए हैं
जब भी आप लोग किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड लेते हैं, चाहे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसी भी हो, मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो रिजल्ट के तौर पे हमें वैल्यू मिलती है वो वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। अगर उसमें नेगेटिव साइन आ भी रहा हो तो वो नेगेटिव साइन खत्म होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सिंपली स्केलर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर होता है जो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा होता है। हम इस वक्त वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिंस वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या उसकी वैल्यू कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके नेगेटिव साइन आ सके। तो उसके लिए हम मैग्नीट्यूड का रिलेशन यूज़ करते हैं, सिंस ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड के फार्मूले में देखिए हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेट्स सपोज अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स, उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर लाई कर रहा है तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कंपोनेंट्स नेगेटिव आ जाते हैं तो मैग्नीट्यूड फिर भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। So simply the answer is this, that magnitude of vector cannot have a negative value because we have ax square and ay square। बेशक कंपोनेंट्स ax और ay की वैल्यूज नेगेटिव भी हों, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर की वजह से जितने भी नेगेटिव साइन वहाँ पे कोई होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम जब हम सम करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो रिजल्ट के तौर पे जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, राइट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 हो सकता है जब हम किसी नल वेक्टर का केस डिस्कस कर रहे हों।